अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मुनव्वर राणा देश के बहुत ही जाने माने शायर हैं और चुनाव के दौरान उनके बयान बहुत सुर्खियों में रहे हैं और आज उनका एक ट्वीट और मीडिया को दिए गए स्टेटमेंट फिर से चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि आज डिबेट को थोड़ा सा तब्दीली करते हैं और आज कुछ शख्सियतों के साथ विशेष बातचीत करके इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, इसका सफ़र किस तरह से बदल रहा है। बहनों भाइयों, आज मुनव्वर राणा बड़ी चर्चा में हैं। देश के बहुत ही नामचीन शायर हैं, हर कोई उन्हें जानता है, देश दुनिया में उनका बहुत नाम है। चुनाव के वक्त राणा साहब ने ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। शायद भावनाओं में बहकर वो ऐसा कह गए होंगे, लेकिन अब मुनव्वर राणा साहब के बोल बदल गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनकी मां की एक तस्वीर लगाकर एक ट्वीट किया, बड़ा भावुक ट्वीट किया कि मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। ये इन्हीं का शेर है मुनव्वर राणा साहब का। तो मुख्यमंत्री के लिए पहले बड़ी तलखियाँ हुआ करती थी, लेकिन आजकल राणा साहब के बोल थोड़ा बदले हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये परिचर्चा का एक अच्छा विषय हो सकता है कि मैं इनसे बात करूं। मुनव्वर राणा साहब के बाद मैं संजय सिंह से बात करूंगा और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी मेरे साथ होंगे और असीम वकार भी। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत में ये बदलते हुए रूप पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मुनव्वर राणा साहब स्वयं जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मुनव्वर राणा साहब, बहुत स्वागत आपका और आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप खैरियत से हैं? हाँ, ठीक हैं, अभी तक तो हैं, सांसें भी साथ दे रही हैं जी। आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आज एक ट्वीट आया और फिर मीडिया में स्टेटमेंट आए। मुख्यमंत्री के लिए आपने लिखा कि माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जी जी। अचानक देखिए, राणा ऐसा है साहब, कि ये आपका दिल बच्चा हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है सब कि आप उसको ये क्यों सोचते हैं कि वो ट्वीट हमने मुख्यमंत्री को किया या हमने योगी जी को किया। वो ट्वीट तो हमने उस बच्चे के लिए किया है जो अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है आशीर्वाद लेने के लिए, और माँ अपना आंचल उस पर ढकना चाहती है, उस पर सर रखना चाहती है। मेरी 50 बरस की तपस्या है माँ से मोहब्बत करने, माँ से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने की। और मैंने उर्दू शायरी में मेरा यही कारनामा माना जाता है कि जब मैंने जो इब्तिदा में मैंने जब शेर ऐसे कहना शुरू किए तो लोग ये कहते थे कि गज़ल के माने तो महबूब से बात नहीं करना है, इसमें माँ कैसे आ जाएगी। तो हमारा कहना ये था कि जब एक मामूली सूरज शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे आपकी शायरी पर बिल्कुल जब आपत्ति आचार्य नहीं है। तुलसीदास, आपने बिल्कुल ठीक लिखा जो कुछ भी लिखा। जी, आप कंप्लीट कर लें, आप कह लें फिर मैं अपनी बात। जी, आप अपनी बात कह लें फिर मैं सवाल करता हूँ। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। तो मैंने मतलब मेरा एक शेर है कोई कि हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। समझा? तो हम शायर हैं, जो अच्छा महसूस होता है हम अच्छा कह देते हैं, जो बुरा महसूस होता है उसमें हम नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, उसमें भी हम सच बोल देते हैं। तो अब ये अलग बात है कि उसको सियासत कोई दूसरे रंग में ले जाए, मीडिया उसको कुछ और लिबास पहना दे। तो अब ये तो इस सियासत 70 बरस उम्र मेरी होने को आ गई। 70 बरस में मैंने कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम किसी सियासी आदमी के दफ्तर गए हों, चाय पी हो, उससे फ़ायदा उठाया हो, तो हमारा तो कोई रोल नहीं था। जब पिछले रिजीम में मेरे एक बेटे की मामूली सी गलती की सज़ा पर मुझे जितना परेशान किया गया था, प्रशासन ने मुझे परेशान किया था,
और एक तरफ तो मुझे पूरे मुल्क में कहा जाता है कि सरस्वती पुत्र हैं। मुनव्वर राना ने हिंदुस्तान में माँ से मोहब्बत करने का बच्चों में जज्बा पैदा कर दिया। एक तरफ ये कि 70-80 पुलिस वाले मेरे घर पे बिल्कुल जैसे मैं कोई कुख्यात हजरत, मैं एक मुजरिम सवाल हूं, करना चाहता हूं। मेरी लड़कियों से बदतमीजी। आप फरमाइए। हजरत के बोल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। आज मीडिया को दिए बयान, आपने कहा कि ट्वीट आपने योगी जी के लिए नहीं किया, लेकिन ट्वीट में तस्वीर आपने योगी जी और उनकी मां की लगाई है। हजरत, इस पर अपना थोड़ा बयान पेश करें। मतलब आप नहीं देखिए, आप थोड़ी देर के लिए मैंने जिस वक्त मैंने आप उसको यूं देखिए ना कि योगी जी के अंदर एक बच्चा भी होगा ना, मेरे अंदर भी एक बच्चा था। तो उस तस्वीर में उस तस्वीर में मैंने 2015 देखा जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी कोई शख्स जब अपनी माँ से मिलता है तो मेरा जो जज्बा, जिसने 50 बरस की तपस्या की होगी माँ पर, जी। तो उसको कैसा लगा होगा। तो हम तो बिल्कुल मतलब वो ऐसा लम्हा था कि हम अपने आप को रोक नहीं सके। तो अच्छा, फिर माफ कीजिएगा, न मेरी कोई ठेकेदारी चलती है, न नंबरदारी चलती है, न कोई हमें कुर्सी का शौक है। ऐसा कोई तो आरोप हमारा नहीं लगा कोई ऐसा शौक नहीं रहा है। नहीं, आरोप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी शायरी को सिर्फ मेरी शायरी की तरह मैं तो आपका बड़ा एहतराम करता हूं ये मेरे लिए और बड़े सम्मान का भाव रखता हूं आपके प्रति। थैंक यू। लेकिन हजरत, आपने चुनाव के दौरान एक बयान दिया था जिसकी बड़ी चर्चा थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ वापिस सत्ता में आते हैं तो राणा साहब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। यस। और आज आप उनके सम्मान में ट्वीट कर रहे हैं। तो हजरत, थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगा, तो आपके चाहने वालों ने मुझसे कहा कि राणा साहब को आज बुलाइए और उनसे पूछिए। जी नहीं, देखिए, अगर आप ट्वीट को ये समझ रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री के सम्मान में किया है तो ये आप गलती कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे के सम्मान में किया है जो अपनी माँ के पास आदर्श पूर्वक खड़ा हुआ है। अब सियासत उसे किस रंग से देखती है मुझे नहीं मालूम है। तो अब जाहिर सी बात, एक तो देखिए, शायरी को समझने के लिए कम से कम मीडिया को जैसा अपने जहन को खुला करना पड़ता है। उसके किसी के किरदार पे शक नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे बताया कि मेरी कौन ठेकेदारी चल रही है कि योगी जी मुझे दे देंगे, या मेरी कौन सी कोठियां हैं कि उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये वो जज्बा है जो मैंने अपनी माँ से हासिल किया, और मैंने योगी जी की माँ को देखा तो मेरे सीने से उबल पड़ा। मैंने उसका बयान किया। हमारे बहुत से दर्शक चाहते हैं लेकिन कि माँ पर लिखा हुआ अपना एक शेर, वही शेर आप फिर से दोहरा दें। जी नहीं, मैं आज सुना रहा हूँ, और बहुत से दर्शकों को ये मालूम नहीं होगा कि मैंने माँ पे इतना लिखा है कि हमारी किताब है, वो मैंने योगी जी को भी किसी सम्मान में दी थी। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद योगी जी ने कभी भूले से मेरी किताब का पन्ना पलट लिया हो, या जब माँ के पास गए हैं तो उन्हें एक बार मेरी किताब खोलने का जी चाहा होगा जी। तो उस शेर के जरिए जो मैंने योगी जी को रिकॉल किया था, इस 70 बरस का बूढ़ा अपनी माँ को भी रिकॉल कर रहा था। शेर ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और इस शेर से कनेक्टेड, जैसे हम ये बात कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो लेकिन बड़े इंसान लगते हैं, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन बड़े इंसान लगते हैं, मुझे सब माँ से मिलते लोग आलीशान लगते हैं, मुझे सब माँ से मिलते लोग आलीशान लगते हैं। फिर मेरा एक शेर है कि उजालों की तमन्ना है, उजाले अच्छे लगते हैं, मुझे माँ से मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी कमजोरी है, इसको मैं
नहीं छुपाता हूं। हजरत एक सवाल करना चाहता हूं। जब हाँ आप पूछें आप। क्या योगी जी आपको आलीशान लगने लगे अब? नहीं योगी जी नहीं, हम यहाँ मैंने आपसे शुरू में कह दिया कि वो यहाँ आप उस बच्चे को पर गौर कीजिए जो अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है। आप शायरी का इशारा आप समझिएगा, तब आप सियासत के इशारे को, सियासत तवाइफों का इशारा है और शायरी बच्चे का इशारा है। आप बच्चे के इशारे को तवाइफ का इशारा नहीं बना सकते हैं आप। तो ये जो शायरी कर रहे हैं वो एक बच्चे का इशारा है जो एक मां को देख के करता है। आप जो इशारा करना चाहते हैं वो एक पत्रकार, जो मीडिया के, जो आजकल के मीडिया के लोग हैं, किसी वेश्या को देख के करते हैं। तो मेरी आपकी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सर, सॉरी। नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हजरत, आप तो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं तो खुद आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और शायर मुनव्वर राणा है, इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकली सवाल उठ रहे हैं और आपके चाहने वाले उठा रहे हैं। हजरत आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल है मेरा रोल खत्म हो गया होगा अब। मुनव्वर राणा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, डिबेट से मेरा आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बयान कर दी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मुनव्वर भाई? ओके, मेरा उनसे संपर्क टूट गया, मैं वापस पहुंचने की कोशिश उन तक कर रहा हूं। दरअसल एक अपने ट्वीट को लेकर बड़ी चर्चा में है मशहूर शायर मुनव्वर राणा। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उसमें मुख्यमंत्री और उनकी माताजी की एक तस्वीर लगाई। मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट भी दिखाया जाए मुनव्वर राणा साहब का। दरअसल चुनाव के दौरान इधर पिछले 6 महीनों में मुनव्वर राणा पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऐसे बयान दिए थे कि उनके बयान मीडिया में सुर्खियों में रहे। और एक बयान जिसको लेकर वो बहुत चर्चा में रहे कि अगर बीजेपी जीत जाती है और योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। अब आज उनका एक ट्वीट आ गया और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स भी आए और अभी थोड़ी देर पहले हजरत कह भी रहे थे कि जो माँ से मोहब्बत करते हैं वो उन्हें बड़े आलीशान लगते हैं। तो हजरत के सम्मान में मैंने ये पूछा कि भाई क्या योगी जी अब आपको आलीशान लगने लगे हैं? तो हजरत मेरे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। मैं अपने सवाल की तरफ उनके साथ बढ़ता हूँ। हजरत आपने चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन मेरी इल्तिजा है और दरख्वास्त है कि आप लखनऊ बिल्कुल ना छोड़ें। जी, मेरी दरख्वास्त है कि आप लखनऊ में ही रहें, समझ नहीं पाया सर। और उत्तर प्रदेश कभी ना छोड़ें। नहीं, अब मेरी मजबूरी असल में ये भी हो गई कि ये इलेक्शन ही के ज़माने में जब मैं एम्स में भर्ती था तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे डायलिसिस का मशवरा दे दिया जी। अब हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। अब इस बीमार ज़िंदगी को हम कहाँ ले के फिरें? तो जाहिर सी बात है कि ये आपके चैनल के माध्यम से मैं याद करना चाहता हूँ कि ये ना समझें कि हम अपनी बात से हट रहे हैं। लेकिन जब मैं 1990 में मक्का गया था तो वहाँ एक डॉक्टर हमारे दोस्त थे इंडियन एम्बेसी के जी। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप रात में, आप दिन भर आए नहीं ऑफिस, कहाँ थे आप? तो उन्होंने कहा कि असल में एक हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था, कुछ इंडियंस उसमें ख़त्म हो गए और 3-4 बच गए थे और वो सब हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, उनको मक्के लाना था। तो हमने कहा भाई कानून तो आपको बताता है कि मक्के में काफिर या मक्के में हिंदू नहीं आ सकता है। तो उन्होंने हंसते हुए हमसे कहा कि राणा साहब, अगर आपने इस्लाम पढ़ा होगा तो आपको ये भी मालूम होगा कि बीमार का कोई मजहब नहीं होता है, तो बीमार का हिंदू और मुसलमान भी नहीं होता है। तो उसी तरह से अब तो हम बीमार हैं जनाब। हजरत कुछ ताज़ा मसलों पर चर्चा करना चाहता हूँ। ताज़ा मसला आजकल अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, इन सब को लेकर बहुत अधिक है। तो हजरत की अब ताज़ा ओपिनियन क्या है इस बारे में?
नहीं देखिए, जैसे ये अजान वाला मामला है, इसके सिलसिले में मैं बहुत पहले से एक बात कहता आ रहा हूँ कि चूँकि मुझे याद है कि तकरीबन 45 बरस हो गए होंगे, कलकत्ते की एक मस्जिद पर में अजान देने पर एक किसी मुसलमान ही ने FIR करवाई थी कि मेरी माँ बीमार है और यहाँ आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, हमको तकलीफ़ होती है। उस पर बड़ा हंगामा हुआ, बहुत फिर ये हुआ, आवाज़ कम कर दी जाए, ये वो जो होता होगा वो तो ख़त्म हो गया। मैं उस ज़माने में बहुत छोटा सा था। अच्छा, हमारे यहाँ हमने यही सुना है कि हमारे जो तीनों मसलक हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि अज़ान के लिए माइक ज़रूरी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर बहुत एक सीधी सी बात है, जो मेरा जो मज़हब कहता है इंसानियत का, कि वो आवाज़ वो शोर जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वो इबादत कभी नहीं हो सकती है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो शोर करती हुई अज़ान हो। जी हजरत, कुछ तो बोल अगर ये बदले फैसला बदले से हुकूमत ने सरकार किया नजर है, आते हैं। नहीं, ये बात तो मैं 30 साल पहले से मैं कहता चला आ रहा हूँ। इस मामले में मैं कम्युनिस्ट में मशहूर हूँ। मैं अब जब बीजेपी की तो सरकार आ हमारा गई है और मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जी। गए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, तो आप इन सब से प्रसन्न हैं? हाँ, नहीं देखिए, असल में बुलडोज़र खाली नहीं चलवाना चाहिए योगी जी को। अगर एक तरफ घर गिरवाते हैं तो घर बनवाना भी चाहिए उन्हें। अगर सिर्फ घर गिराने के लिए बुलडोज़र है तो फिर डायनामाइट रख लें, बुलडोज़र की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ घर बनाएं भी, कुछ घर अगर तोड़ रहे हैं तो यही है कि अगर नाइंसाफ़ी होती है तो डायनामाइट भी हो रहा है, और अगर इंसाफ होता है तो माचिस की तीली भी काफ़ी है, आप जलवा दें आप मकान। लेकिन गिराने से अच्छा ये है जी। कि उसमें कोई स्कूल खोल दें, कोई अस्पताल खोल दें। ताकि हजरत, वो ये जो लोगों के चुनाव काम के है। दौरान आपकी एक तलखी थी, इमारत, अब कुछ कम हुई या फिर अभी उतनी ही जी। है? नहीं देखिए, जहाँ विचारों की जंग में कभी भी हम समझौता नहीं करते हैं। इसलिए क्या हमने आपसे अर्ज कर दिया कि हमारा कोई कारखाना नहीं है, मिल नहीं है, कोई कच्चा पक्का ऐसा धंधा नहीं है, न मुझे कोई ठेकेदारी लेनी है, तो मुझे सरकार से क्या लेना देना है, या सरकार मेरा क्या नुकसान करेगी। जी। लेकिन ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है एक शायर और एक कवि होने के नाते कि अगर आप सच नहीं लिख सकते हैं तो कलम से नारा डालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलम से लिखना नहीं चाहिए। तो जब मैं लिखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सच लिखूँ, ईमान से लिखूँ। हजरत, एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को आप किस तरह के शासक की तौर पर देखते हैं? कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? देखिए, माफ़ कीजिएगा, देखिए ये हम चूँकि सियासी आदमी नहीं हैं तो हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं। इस बारे में हम, जाहिर सी बात है कि जो सियासी लोग हैं वो बताएंगे कि उनकी सियासत अच्छी है, बुरी है, क्या नहीं है। हजरत, पहले तो ऐसे न थे आप? नहीं, हम तो पहले भी ऐसे ही थे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं असीम वकार साहब काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं, उनको जोड़ लूँ? हाँ हाँ, अब हम बात कर लेंगे, लेकिन हालांकि हम डिबेट पे हम बैठते हैं बिल्कुल, लेकिन असीम भाई खैर हमारे हाँ, दोस्त आपकी हैं, बड़ी मुझे इज्जत अच्छे करते हैं, तो लगते मैं चाहता हूँ उनको भी आपके साथ जोड़ लूँ, तो आपसे कुछ सवालात भी हो जाएं। हाँ, तो मैं उनको जोड़ रहा हूँ। वही असीम वकार साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। वकार साहब, बहुत स्वागत आपका। जी जी। असीम वकार साहब MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। जी। मुनव्वर साहब का एक शेर आपने अभी ट्वीट में पढ़ा होगा, और पिछले 20 मिनट में मैंने उनसे बातचीत की। शेर तो बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मुनव्वर सर को अस्सलाम वालेकुम जी। ये हिंदुस्तान के उन नामचीन शायरों में से हैं कि जो
इतिहास हम में भी दर्ज। असीम भाई, हम असीम भाई आपके हम गायबाना आशिक हैं। अरे सर 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 बहुत शुक्रिया सर। सर नहीं देखिए, क्या अच्छी बहस करते हैं आप, अच्छा लगता है। जी जी, देखिए मुनव्वर सर के बारे में एक बात कहूँ कि इन्होंने हिंदुस्तान में शायरी की जो दुनिया है उसको एक नई राह दी है। जी। और आपको बताऊं, मैं इतनी देर से सुन रहा था, आपने 2-3 शेर की बात की। मैं उस वक़्त इतना ओपनली, इतना सक्रिय सियासत में नहीं हुआ करता था, लेकिन इतना लोग नहीं जानते थे। मुनव्वर भाई ने एक शेर लिखा था, वो हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शेरों में से एक है, और आज भी उस शेर का एक बहुत बड़ा मतलब मुकाम है। मुनव्वर भाई, आपने लिखा था कि हुकूमत खूब वाकिफ़ है हुनर से मुंह भराई के। जी। हुकूमत खूब वाकिफ़ है हुनर से मुंह भराई के। वो क्या है, आगे वाली लाइन क्या है वो, मुझे, मैं चाहता हूँ उसको आप पूरा कर दें एक बार। हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। ये शेर आपका इतना मशहूर था, और बताऊं आपसे, मैं अकेला नहीं, न जाने कितने लोग इस शेर से मुतासिर हैं, और आज भी लोग इसको कहीं गाहे बगाहे फंक्शंस में, महफिल्स में इसको पढ़ते रहते हैं। पर मुझे ये टेस्टफुल नहीं लगा असीम वकार साहब। ये वक्त इस तरह के शेर पढ़ना ये थोड़ा आपत्तिजनक है। ये टेस्टफुल नहीं लगा इस टाइम जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर कट गया। नहीं, एक शेर और पढ़ देता हूँ। माँ के ऊपर मुनव्वर भाई का शेर एक है कि मेरे हिस्से में माँ आई, हाँ, किसी के हिस्से में मक्का आया, किसी के हिस्से में। एक बुजुर्ग शायर के लिए इस प्रकार के अल्फाज का और ऐसे शेर का इस्तेमाल इस मंच पर मुझे उचित नहीं लगा। नहीं, मैं कहता हूँ मेरी आपत्ति है इस पे। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है कि किसी के हिस्से में माँ आई, किसी के हिस्से में मक्का नहीं, इसके आया। पहले वाले पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये टेस्टफुल नहीं लगा इस दौरान की बातचीत। नहीं, मुनव्वर आपने भाई गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं, किया। मुनव्वर भाई का शेर है, और मुनव्वर सर ने खुद ही पढ़ा यहाँ, मैंने नहीं पढ़ा। और बताऊं आपसे, इनके तो हजारों शेर मुझे याद हैं, हजारों शेर मुझे याद हैं। अगर खाली शेर शायरी की महफिल में बिठाइएगा, मुझे 2 ही लोगों के शेर बहुत याद हैं। उन्होंने अगर 2 ट्वीट कर दिए तो आपको क्या आपत्ति होगी? उन्होंने तो बच्चा समझ के मुख्यमंत्री का ट्वीट किया था माँ के साथ अपनी। तो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। और बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगना भी ठीक नहीं है, तो कहीं लिखा नहीं है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा इस पे हो सकता है मेरा और मुनव्वर भाई का थोड़ा इख्तलाफात हो सकते हैं जी। उन्होंने अपनी राय रखी, और मेरा अपना एक मशवरा ये है कि हमारे देश में जो भी 34-35 हज़ार कानून हैं हिंदुस्तान की IPC और CRPC में जी, उसमें से एक कानून ये भी है कि कौन जहाँ पर लाउड स्पीकर बजेगा, कहाँ नहीं बजेगा, कितनी आवाज़ उसकी होना चाहिए, कितनी कम होना चाहिए, कितनी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी ज़ाती तौर पर अदान पर, लाउड स्पीकर पर एतराज़ कर रहे हैं, उनको चाहिए है कि वो सरकारों को पत्र लिखकर या शिकायत करके एक जो जायज़ तरीका है उस तरह से बात उठाएं। देखिए, कोई भी मुसलमान नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान में कानून तोड़ा जाए, लेकिन कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि उसको जलील किया जाए, उसको दबाया जाए, उसको धमकाया जाए। तरीके 2 तरह के होते हैं सर। अगर आप इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से जाहिर करेंगे कि साहब मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है, जैसे दिल चाहे इसको ट्रीट कर लें। मैं कहाँ ऐसा कह सकता हूँ? कभी कहा आपकी बात ही नहीं हो रही है सर। फिर मैंने आपसे कहा, लाउड स्पीकर का मसला जो संविधान में है, आप आइए, हम मान रहे हैं आपकी बात। पर मुनव्वर भाई के लिए जो आपने ओपनिंग शेर कहा और बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति से शेर कहलवाया दूसरी लाइन, वो मेरे लिए बहुत आपत्तिजनक है और मैं उसे ठीक नहीं मानता। क्या है, क्या वो बहुत मशहूर शेर है सर? नो, आपके इरादे नेक नहीं लगे मुझे उसमें। अब आप वो मेरे बड़े हैं, वो कुछ भी आप कह लीजिए, वो तो आपको बताएंगे, उनसे मेरी बात। मुनव्वर भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं मुनव्वर भाई? आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है आपकी, लेकिन आ रही है बहरहाल। ये असीम वकार के जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, ये मुझे कुछ टेस्टफुल नहीं लगा।
कैसा नहीं सामने? वो एक शेर के जरिए आप पर तंज कसने की असल में, कोशिश हुई थी। नहीं, तंज कसने का बिल्कुल नहीं है। जो हमने जो शेर कहा, तो जाहिर सी बात है वो हमारा शेर है और हम उस पर आज तक चलते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी पे लिखी रही है कि हम ठोकरें मारते हुए चलते हैं। तो ये इस तरह की जो सब कुर्सियाँ मिलती हैं या कुछ मिलती हैं, तो असीम भाई ने जो शेर कहा है वो मेरी ही तर्जुमानी की है कि मैंने ये शेर कहा था। तो ये मैंने शेर इसलिए कहा था कि लोग ये करते हैं। जब मुझे उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया था और मैंने रिज़ाइन कर दिया था, तो मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपने रिज़ाइन क्यों कर दिया? हमने कहा मैंने इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि बहुत दिनों से हमारी कौम ने इस्तीफ़ा देखा ही नहीं था, खाली खुशामद देख रही थी। तो हमने सोचा कि हमारी कौम को मालूम होना चाहिए कि इस्तीफ़ा भी दिया जाता है, खाली जूते नहीं उठाए जाते हैं। तो हमने तो जिस शान से गुजारी है वो तो मेरा अल्लाह जानता है। और अल्लाह जानता क्या भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गवाह हैं कि जब मैं उनसे मिलने की, जब उन्होंने मेरी माँ के मरने पे मुझे एक पन्ने का ख़त लिखा और मैं उनसे मिलने के लिए गया और शर्मिंदगी का इजहार किया कि जब आपने मुझे बुलाया मैं हाजिर नहीं हो सका। लेकिन ये है कि मैं शर्मिंदा हुआ जब आपने मेरे जैसे मामूली आदमी को अपने ज़ाती तौर पर मुझे एक ख़त लिख करके भेजा। जब उन्होंने मुझसे बैठने के लिए कहा तो मैंने कहा सर, बैठने से पहले मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियाँ मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी कश्तियाँ जलाता हुआ चलता हो उसको इन कुर्सियों से क्या लेना देना, हमारी तो कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर हाथ फैलाना होता तो हम रायबरेली के रहने वाले, सत्ता हमारे शहर की नालियों से बह के दिल्ली पहुंची है, कटोरा लेके बैठ जाते तुम वजीर हो गए होते। तो हमारी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं से कोई नहीं कर सकता है। हमने कलकत्ते में शानदार जिंदगी गुजारी, सिद्धार्थ शंकर राय से हमारे ताल्लुकात थे। हमने कलकत्ते में शानदार जिंदगी गुजारी, ज्योति बासु से हमारे ताल्लुकात थे। हमने कलकत्ते में शानदार जिंदगी गुजारी, बुद्धदेव भट्टाचार्य से हमारे ताल्लुकात थे। हजरत मैं कुछ कहना अर्ज करना चाहता हूँ। आप एक बहुत ही शरीफ, ज़हीन, बहुत नामचीन, एक अच्छे दिल के शायर हैं, लेकिन राजनीति बहुत गंदी है जी। और जिस नियत के साथ असीम वकार ने वो बात कही, मैंने आपत्ति इसलिए की थी और कोई वजह नहीं। नहीं, देखिए ब्रजेश भाई, नो एक सेकंड रुकिएगा, हजरत को बोलने दीजिए। नहीं सर, देखिए हजरत को बोलने दीजिए। नहीं सर, मैं बता दूं आपसे, आपकी नीयत ठीक नहीं थी, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं असीम भाई का लिहाज करता हूं और उसको आप गलत वे में ले जा रहे हैं। असल में पत्रकारिता का ये की खराबी आपके लिए बोला गया, मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा जहर भी लगाती है। ओके, मैं बीरेन सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं चाहता हूं आप उनकी बात भी सुन लें। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हैं। भाई बीरेन जी, आज मुनव्वर राना साहब का एक ट्वीट आया, मैंने तमाम प्रश्न किए, आपने भी उनके जवाब सुने हैं। आप सहमत हैं कि सब कुछ ठीक है? देखिए, मुनव्वर राना तो दुनिया में इसीलिए जाने जाते हैं कि वो माँ पर जितनी बातें उन्होंने लिखी हैं, उनके अलावा कोई ऐसा शायर इस धरती पर नहीं होगा संसार में जो इतना लिख पाता हो। तो वो एक उच्च कोटि के शायर हैं, विद्वान हैं और पूरी दुनिया को उनकी शायरी से रास्ता दिखा मिला। दुनिया के कोने कोने में वो गए हैं, उनका बहुत नाम है। भारत जैसे देश में वो सम्मान के उच्च शिखर पर हैं, लेकिन चूंकि ये जो कुछ समय पहले घटनाएं घटी उनके परिवार में, उनको कुछ तकलीफें थी, उन्होंने कही होंगी। मुनव्वर राना कि आज के इस ट्वीट से यह साफ हो गया कि न वो योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो उनके अच्छे कामों की भी सराहना करते हैं। आज उन्होंने एक संत ये बताया कि वो चाहे जितने बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, चाहे उसने किसी बड़े महंत का मंदिर का महंत हो, मठाधीश हो, लेकिन माँ के चरणों में बड़े बड़े जोगी भी पुण्य कमाते हैं।
और उसी का उन्होंने उल्लेख किया है। पर मीडिया और पॉलिटिक्स में इनके इस ट्वीट को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखा गया। मुझे ये बात अभी जो आई कि मुनव्वर राना का हृदय बदल गया, मुनव्वर राना बीजेपी की तारीफ करने लगे, मुनव्वर राना योगी को अपना आदर्श मानने लगे, ये बातों में इसके बजाय ये देखना चाहिए कि उनके इस ट्वीट ने हमारे सामाजिक भाईचारे को बहुत मजबूत ताकत दी। ब्रजेश जी, हुकूमत मुंह भराई वाले बात पर मैं सुन रहा था कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। कुत्ता तो मिठाई खाता ही नहीं, कुत्ता रसगुल्ला गुलाब जामुन ये खाएगा ही नहीं, मीठा डाल दियो वो शाही टुकड़ा कहाँ से खाएगा। शाही जो मीठा चीज होता है कुत्ता खाता ही नहीं। यहाँ लॉजिक की बात ही नहीं थी वीरेन जी, यहाँ तो एक शायरी की बात थी। ये जो इन्होंने आसिम बकार ने बात उठाई, ये कुत्ता तो जो है वो नमकीन पसंद करता है, ये खाली एक मौके पर कहा गया शेर है, उसको आप इस रूप में ले सकते हैं। मुनव्वर साहब ने एक उपमा दी है, लेकिन अब साहब वो किसी को गाली देने के कारण बन जाए। आप देखिए कि जो लोग सियासत में हैं उनके भी परिवार है, और परिवार वालों को सियासत करने में कोई रोक नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया, एक मंदिर में जाकर रहे, वैराग्य लिया, संत बने, महंत हैं, मुख्यमंत्री बन गए, लंबे समय बाद अपने घर गए, अपने गांव, अपने लोगों के बीच। स्वाभाविक है कि आंखें छलक आएंगी, आंसू आ जाते हैं। माँ से मिलने पर दुनिया के बड़े बड़े संत, ऋषि, महापुरुष, राजा, देवता और कहा जाए तो भगवान भी माँ के शरणों में शीश नवाते रहे हैं। वहाँ पर सियासत नहीं हो सकती जी। तो अगर मुनव्वर राना ने उस बात को दर्शाया है और कहा है, तो ये हिंदुस्तान के उस शायर की तारीफ होनी चाहिए जिसने मजहब, समाज, इन सबसे ऊपर उठकर मानवता के सर्वोच्च शिखर को छुआ है। आप भी शायरी सुनाने के बहुत शौकीन है वीरेन जी, और आज तो हिंदुस्तान के इतने अजीम शान शायर बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आज आप इनको भी कुछ सुना दें। देखिए, मुनव्वर राना साहब आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर उनकी बातों का तमाम सारे लोग अर्थ लगा ले, हो सकता है वो सबका जवाब ना दे पाए। ये वक्त वक्त की बात है। कभी एक वक्त था कि उनको सुनने के लिए देश के बड़े बड़े नेता बैठे रहते थे, वो हालात बदल गए, आज वो इंसान बदल गया, लोग तमाम बातें करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मुनव्वर राना साहब के तो बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ पर उन्होंने लिखा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, जब माँ ने गोद में उठाया तो आसमान छुआ। तो उनके तो हजारों शेर हैं इस पर। मैं चाहता हूं कि ये जो आपने सुनाया, ये हजरत आप अगर इसको सुना सकें तो ज़्यादा मुफीद रहेगा। आवाज नहीं आ रही। मुनव्वर भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, नहीं, आवाज नहीं आई सर आपकी। मैं ये कह रहा था कि ये माँ पर वीरेंद्र जी ने एक बहुत ही शानदार आपका ही शेर पढ़ा, मैं चाहता हूं कि वो आप पढ़ दें वाला, कि ऊंचाइयों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ। जी जी जी, हाँ, वो हमारा शेर है। तो अरे माँ पर मैंने बहुत शेर कहे साहब। वो शेर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो माँ तो मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मैंने पूरी जिंदगी मेरा शायद यही काम था, मेरा यही कारनामा था। ये मुझे पता नहीं कैसे सियासत में उठा लाया गया, मैं खुद भी मुझे नहीं मालूम। अब वापिस आप अपनी दुनिया में, शायरी की दुनिया में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को तौबा। मुझे तो मतलब ये है कि माँ से मोहब्बत करने वाला कोई भी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूं कि अब आप सियासत से तौबा कर लीजिए। मतलब और बाकी आप ब्रजेश जी, आप हमारी जिंदगी के बहुत से
खुले और बंद हिस्सों से वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि मैंने जिस सादगी से ज़िंदगी गुजारी और कौन कौन से एजाज़ात मेरे आसपास से गुजर गए, कौन कौन से डिपार्टमेंट मुझे वाले मेरे करीब से गुजर गए। आपको मालूम है कि हम तो अपनी कलंदरी वाले लोग थे, उसी में खुश हैं। लेकिन ये है, माँ मेरी अब मेरे पास माँ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ किसी दूसरे की माँ न छीने, उसके पास माँ रहे। हजरत, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार से अब आपका कोई गिला शिकवा है या सब खत्म? नहीं, जो गिला शिकवा था वो उस वक्त था कि जिस तरह हम परेशान किए गए थे वो हमारे लिए हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था। और जाहिर सी बात है कि अच्छा जो हुआ वो हम झेल गए। और जाहिर सी बात है कि वो घर ही हमारा टूट गया। वो हमारे एक दोस्त का शेर है कि सीने पर 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, सीने पर 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत उस दिन टूटी जिस दिन आंगन में दीवार उठी। तो जब वो सब भाई अलग थल हो गए, तितर बितर हो गए, तो अब किससे शिकायत? अब तो अपने आप से भी शिकायत नहीं रह गई। अब जिंदगी उस मोड़ पर है कि हम खुद चाहते हैं कि अब हमारी वापसी का इंतजाम किया जाए। अब हम खुद भी वापस होना चाहते हैं। हजरत, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिएं और आप हम सब के बीच रहें, आप सेहतमंद रहें, हम सब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए। तो हमारा वो एक शेर है असीम भाई, वो आपकी नज़र है ख़ास तौर से कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। और मुझे याद है ये हमारा कोई इसका सिलसिला हाँ, आप नहीं। बताइए। एक आपका शेर मुझे मुनव्वर सर और याद है, वो भी मैं बहुत कई जगह मैंने उसको कोट भी किया कि क्या ज़मीर की चिड़िया हलाल कर देते तो वह अब क्या हर ईंट लाल। ये बहुत शानदार शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार वो भी पढ़ दीजिए प्लीज, एक बार पढ़ दीजिए। आज मुशायरा हो जाए, एक बार पढ़ दीजिए। हाँ, मुशायरा हो जाए। हम यहाँ आपने अच्छा याद दिलाया, थैंक यू। हम ईंट, ये विजय साहब आपके लिए और आप गवाह भी हैं उसके। जी, मैं गवाही में हूँ। हम अपने घर की हर एक ईंट लाल कर देते। हम ईंट को दौलत से लाल कर देते। हम ईंट को दौलत से लाल कर देते अगर जमीर की चिड़िया हलाल कर देते। वाह वाह हजरत, बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप हम सबके बीच बने रहें, हमेशा ऐसे ही शानदार शेर पढ़ते रहें। और कभी देखने भी चले आइए। नहीं, मैं कल ही उपस्थित होता हूँ। उससे कह देना आप अच्छे नहीं, बीमार हैं हम। नहीं, मैं कल ही उपस्थित होता हूँ और कल ही आपकी सिवैयाँ खाता हूँ। हजरत, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीरेन जी, संजय सिंह जी भी मुझे जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कंक्लूड कर लें पहले। देखिए, जब गांव में महिलाएं इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, बुजुर्ग हो जाती थी माताएं, आँख से नहीं दिखता था, तो वो हाथों से बच्चों को छूकर एहसास करती थी जी। तो मुनव्वर साहब ने लिखा कि यूं तो माँ के लिए कि यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, फिर भी माँ हाथों से मेरे चेहरे को पढ़ा करती है, और माँ की सारी खूबियाँ बेटी में चली आई हैं। मैं तो सो जाता हूँ लेकिन वो जगा करती है। तो ये आज वक्त की बात है ब्रजेश जी, कि आज एक वक्त है कि हालातों ने मुनव्वर राणा जैसे शायर के मुंह पर ताला लगा दिया, हालात और उम्र ने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो शेर की तरह दहाड़ा करते थे, पूरी दुनिया उनको सुनती थी। जी बीरेन जी। बहरहाल हम लोगों के लिए वो आज भी आदर्श हैं, और समाज के बंधन में उनको हम जात पात के हिंदू और मुसलमान के तौर पर नहीं देख सकते। माँ बाप की इबादत किसी धर्म में कोई भी व्यक्ति करे, उसका सम्मान होना चाहिए। बहरहाल जो लोग सियासत से देखते हैं इन चीज़ों को, उनके लिए ये कहा जा सकता है कि अपनों के दरमियाँ सियासत फिजूल है, और मकसद ना हो कोई तो बगावत फिजूल है। रोज़ा, नमाज, सदकाए खैरात या हो हज, माँ बाप न खुश हो तो फिर इबादत फिजूल है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी
और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को स्क्रीन पे लिया जाए। संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज दरअसल हम लोगों ने मुनव्वर भाई को बुलाया हुआ था और डिबेट शुरू होते होते वो मुशायरे में तब्दील हो गई और एक आज अलग तरह की एक शानदार परिचर्चा हुई। हो सकता है कि कुछ हिस्सा आप उसका सुन पाए हों, लेकिन मैं आपको वीडियो लिंक भिजवाऊंगा, आप ज़रूर सुनिएगा। इन दिनों मैंने आपका एक बयान सुना है और वो बयान है कि अब आप शाखा लगाने जा रहे हैं, सब ठीक तो है? तिरंगा शाखा आपने पूरा सुना होगा। हाँ, मैंने कुछ शाखा टाइप का सुना, जैसे आरएसएस में लगता है। तो ये सब इस लाइन में कब से आ गए आप लोग? तिरंगा शाखा, जी जी, तिरंगा शाखा। और उस तिरंगा शाखा का उद्देश्य भी मैंने बताया, शायद आपने सुना होगा, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। जी, भारत का तिरंगा और भारत का संविधान, ये हर भारतीय की पहचान है और हमने इसलिए नाम दिया है कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और हमारा संविधान। तो आपकी आवाज बड़ी इको कर रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें प्लीज। ब्रजेश जी, इस तिरंगा शाखा में भारत का तिरंगा सामने रखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे कार्यकर्ता पढ़ेंगे जो तिरंगा शाखा में आएंगे। हम 1000 शाखा प्रमुख बनाने का उद्देश्य रख रहे हैं 6 महीने में। जुलाई के महीने से ये शाखाएं शुरू की जाएंगी, 1 जुलाई से। और इसका मकसद हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा, एकता, आपसी सौहार्द को मजबूत करने का इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि भारत किसी नरेंद्र मोदी जी या योगी जी के फरमान से नहीं चलेगा, भारत चलेगा बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से। इसका उद्देश्य है कि भारत, ये बात तो सबको पता है संजय जी, दुनिया में ये आप लोग किस लाइन में आ गए हैं? विश्व को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले नहीं, हिंदू धर्म को मैं हम लोग थोड़ा सा मानते हैं। कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलने आए थे, फिर आप ये किस लाइन में आ गए अब? तो क्या यहाँ पे इस देश के अंदर लोगों को दंगे कराने की छूट दे दी जाए, धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की छूट दे दी जाए, रामनवमी के जुलूस में हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, कट्टे, तमंचे, तलवारें देने की छूट दे दी जाए? अगर कोई एक सार्थक और अच्छी पहल आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा शाखा के पर माध्यम आप से तो हो यहाँ रही है, जन तो इसमें समस्याओं के समस्या क्या है? निराकरण, साफ सुथरी राजनीति करने आए थे कि शाखा लगाने आए थे आप? सामाजिक सौहार्द, नहीं, सामाजिक सौहार्द बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है इस दौर में ब्रजेश जी। ये देश आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं, आप नफरत की बुनियाद पे देश आप आगे तो नहीं स्वास्थ्य बढ़ेगा। की, शिक्षा की, बिजली की, नौकरी की, महंगाई कम स्वास्थ्य करने की बात शिक्षा करते की, थे, भाईचारे लेकिन की, यूपी अमन में की, आके चैन संजय की, जी, एकता की, संजय जी इंसान- इरिटेट ना हो, मेरा सवाल लेने इंसानियत की प्लीज, बात गलत करना। मेरा प्लीज सवाल लेने, आप गुस्सा मत हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप तो राजनीति बदलने आए थे और अब आप शाखा लगाने लगे, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा, आप चिंतित करने वाला आप अपने चैनल पे ये कह दीजिए कि इंसानियत की बात करना जुल्म है। बिल्कुल इंसानियत की दीजिए। ही बात होनी चाहिए, पर आप आप कह आए दीजिए किसी और कि मकसद से थे, अब भारत आप के शाखा लगाने संविधान जा की रहे हो। बात करना गलत है। आप कह दीजिए कि भारत के महापुरुषों के बारे में चर्चा करना गलत है। आप कह दीजिए कि हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन के बारे में चर्चा करना गलत है। अगर इस उद्देश्य से एक तिरंगा शाखा की पहल हम कर रहे हैं तो इसकी तो सराहना होनी चाहिए, इसमें आलोचना का कारण तो कहाँ फिर है? अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, दिल्ली मॉडल, फ्री बिजली, रोजगार, इसकी बात कौन करेगा अगर आप शाखा लगाते वो भी घूमेंगे जरूरी तो? है, वो भी जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ साथ अमन, चैन, भाईचारा, एकता, ये जरूरी नहीं है क्या? जिन लोगों को शिक्षा चाहिए वो आपस में लड़ते रहें, जिन लोगों को स्वास्थ्य चाहिए वो आपस में झगड़े करें, जिन लोगों को बिजली, पानी चाहिए उनके बीच में दंगे कराए जाएं और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। तो आप मान लीजिए ना कि आप मैं वही पूछ तो रहा करने हूं आए आपको। हैं, उसी तरह की राजनीति। क्या बीजेपी को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं क्या? दंगा कराते हैं, नहीं, क्या हम नफरत बीजेपी फैलाते आपके हैं, लिए रोल मॉडल हम है संजय गुंडागर्दी जी? करते हैं, हम क्या बुला के माला पहनाते हैं? आप बताइए, नोएडा के अंदर बलात्कारियों को छुड़वाने के लिए ये लोग थाने पहुंच के प्रदर्शन करते हैं, क्या हमारी और हमने दोनों कभी ऐसा काम देखा है? तो ये शाखा तो आप लगा के आप उन्हीं के समाज नाम पे बदल कैसे लेंगे? कर सकते हैं?
तो ये शाखा लगा के आप यूपी का समाज बदलेंगे मतलब? क्या विचारों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए? क्या विचार गोष्ठियां नहीं होनी चाहिए? क्या है भारत के महापुरुषों के बारे में हिंदुस्तान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानने का हक नहीं जानते है? हैं लोग, वैसे पहले क्या से जानते हैं। 1857 नहीं जानते हैं, फिर भी तो लड़ रहे हैं ना। जानते हैं फिर भी तो नफरत फैल रही है ना। आप बताइए, एक बाबा कैसे कह देता है कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करना चाहिए? कैसे कह देता है वो ब्रजेश जी? तो अगर गिरफ्तार सब हुआ, जानते जेल हैं गया। तो वो कालीचरण कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग इस देश के अंदर बाबा बन के घूमेंगे? आप बताइए। तो आप ये अपनी शाखा के जरिए क्या करना चाहते हो फिर? आप में और फिर मैंने बीजेपी की राजनीति में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बीजेपी गुंडे, लफंगों, दंगाइयों, फसादियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी अमन, चैन, सौहार्द, इंसानियत की बात करने वाली पार्टी है। जी। भाईचारा, एकता की बात करने वाली पार्टी है। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पर काम करने वाली पार्टी है। जमीन आसमान का अंतर है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बहुत चर्चित नाम है, और ये नाम उत्तर प्रदेश में पिछले जो अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बहुत चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे हैं। ये शख्स हैं ओम प्रकाश राजभर, SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई राजभर जी को स्क्रीन पे लाया जाए। राजभर जी, बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन है आपका, इसमें कुछ दरार की खबरें आ रही हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई है क्या राजभर जी? नहीं, ऐसा तो अभी हमको नहीं जानकारी है। हम लोग गठबंधन में माननीय जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशवदेव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, सब लोग एक साथ हैं। तो फिर आप ये दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री, उनसे उनकी चाय पीने क्यों गए थे? अब वही तो सवाल है कि जब दयाशंकर सिंह से ओम प्रकाश राजभर किसी काम को लेके मिलते हैं, जैसे हाई कोर्ट का आदेश है कि भर राजभर को 2 महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति में शामिल सरकार करके सूचना दे, अभी तक वो उस पे काम नहीं हुआ। दूसरा, एक बलिया का मामला शिक्षिका का था, 2.5-3 साल से वो सर्विस कर रही थी, किन्हीं कारणों से BSA ने सस्पेंड किया, तो वो कोर्ट चला गया, तो कोर्ट का आदेश हुआ कि इसको ज्वाइन करा दिया जाए, तो BSA ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे, तो उसको लेकर के उनसे कहा कि भाई बलिया के आप भी हैं, तो उनसे हमारा अशोक यादव प्रदेश का नेता है, कहा कि साहब ये हो जाता, उसको लेके मिला। हमारे साथ हैं मिथिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि साहब इनसे कह दीजिए कि 2 बस जौनपुर और बनारस के लिए सरकारी बस दे दें, उसको लिख के दे दिया। फिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बलिया जाने वालों के लिए कट बना नहीं है, हमने कहा कि आपको भी जाना, हमको जाना, इसको कर दीजिए, तो काम लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर दयाशंकर के साथ आपकी जितनी भी मुलाकात हैं बड़ी चर्चा में रहती हैं, और आपकी इस चाय की राजनीतिक चर्चा बहुत गर्म है कि दयाशंकर के साथ आप कुछ पका रहे हैं, खिचड़ी। कोई मायने नहीं। देखिए, अब जैसे हम अपने क्षेत्र से एक विधायक हैं जहूराबाद से, उसके बाद विधायक दल के नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो समस्याएं होंगी तो जिस मंत्री के साथ होगा उससे तो मिलकर के कहना पड़ेगा ना, और जिससे जिसका लगाव होता है वही ने जाता है कि ये काम आपकी सरकार है, करवा दीजिए। क्या वो मीटिंग जिसमें दयाशंकर आपके साथ थे, क्या केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी उसमें सम्मिलित थे? नहीं नहीं, हम उनसे हमारी मुलाकात नहीं। अगर ये खबर है तो गलत खबर है। नहीं, हमारी उनकी मुलाकात नहीं है। कब 22 के पहले हमारी उनकी मुलाकात उनके घर पे हुई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। 24 के चुनाव भी हम लोग मिल के लड़ने के लिए सब लोग अपने अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं, कर रहे हैं। शिवपाल यादव और आजम खां, ये दोनों आजकल नाराज बताए जा रहे हैं, और आपने बीच में पहल भी की थी आजम खां से मिलने की, तो क्या इस मतभेद को दूर करने में आप मध्यस्थता की कोई भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं?
देखिए, ये समाजवादी पार्टी का विषय है और वो समाजवादी पार्टी के लोग ही अपना मनावे का करें, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा मतलब जो गठबंधन के हमारे साथी हैं सब लोग एक साथ हैं, कोई नाराज नहीं है। चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे कृष्णा पटेल जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, हम लोग नाराज नहीं हैं। आपने कहा था कि आप आजम खां से मिलने सीतापुर जेल जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक जब तक आप मेरे साथ अभी तक बैठे हैं आपने कोई पहल नहीं की उनसे मिलने की? नहीं, जहाँ उनके वकील से कहा था तो वकील जेल गए नहीं, तब तक ईद आ गई। आज वो जाएगा, वकील जाएगा, तो आज अगर वहाँ जाएगा मैसेज अगर वो बताएंगे, अनुमति मिलेगी प्रशासन की तो आप आजम खां से मिलकर क्या बात करना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? वो देखिए, वो 4 बार सरकार बनाने में अहम रोल अदा किए हैं उत्तर प्रदेश में, और उनके अनुभव को शेयर करने के लिए कि 22 में हम लोग मेहनत किए, फेल हो गए, और 24 में बेहतर कैसे करें, तो उनके अनुभव से सीख करके और अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। और ना हम उनको मनाने जा रहे हैं, ना उनको कुछ कहने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों ललितपुर और चंदौली की बड़ी घटनाएं हुई, और पहले तो आप बहुत आक्रामक रहकर अपनी बात रखा करते थे, लेकिन इन घटनाओं पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में है, सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव के लिए है, सरकार बन गई है तो सरकार कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कैसे प्रदेश में हो, प्रदेश में महंगाई चरम पे, इस पे कैसे हम महंगाई कम करें, बेरोजगारी, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, अपनी डिग्री फूंक रहा है, इसको कैसे हम रोजगार नौकरी दे सकते हो, प्रदेश में जातिवार जनगणना कैसे हो, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो। आज प्रदेश में बिजली को लेकर के अपार हाहाकार मचा हुआ है, गरीब परेशान है, बिजली का बिल दुगुना बढ़ता जा रहा है और बिजली आ नहीं रही है। इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए। चंदौली में घटना हुई, वहां 302 का मुकदमा लिख के जो दोषी है उसको जेल भेजना चाहिए। चाहे उस ललितपुर की घटना हो, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजना चाहिए जो दोषी लोग हैं। तो सरकार तो सिर्फ हिंदू मुसलमान और चुनाव, इनको दो चीज। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर थोड़ा चुप हैं इस मसले पर, क्यों? नहीं, देखिए, ये बुलडोजर गरीबों के यहाँ चलता है। अजय मिश्रा टेनी के यहाँ बुलडोजर नहीं गया अब तक, क्यों? उनका बेटा जेल में है तो उसको कूलर, 4 कूलर लग गया, घर से खाना जाएगा। वही कोई गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित अगर जेल में है तो उसके साथ जेल का सलूक होगा, लेकिन मंत्री के बेटे के साथ ये दोहरी पॉलिसी क्यों हो रही है प्रदेश में? ये सरकार जाति चीन करके काम क्यों कर रही है? मंत्री का बेटा उसको सहूलियत मिलेगी, गरीब का बेटा उसको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। तो ये जो बदले की भावना हो रही है, गरीब उजाड़े जा रहे हैं। जो 50 साल, 60 साल, 100 साल से गांव में बसे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। वो कैसे उनको ठीक हो, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। बस खाली अधिकारियों को निर्देश हो गया कि गिरा दो सबको। ये नहीं है कि उजड़ के जाएगा कहाँ, जंगल में जाके रहेगा कि सड़क पे रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिबेट का समय भी समाप्त हो रहा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असीम वकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।